नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी गूंगी। कन्या का नाम जब सुहासिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके माता पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुहासिनी। अब केवल उसे सुहासिनी ही कहकर बुलाते थे। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके थे और अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही थी। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र किया करते थे। किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसके विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाएं तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती थी। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने वंश के रूप में देखना चाहती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जात्मक बातें समझती है। सुधा के पिता वाणीकंठ तो सुधा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उसे उदासीन ही रहती है। सुधा को बोलने की जवान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य है और उसके ओष्ठ तो मन के भाव के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बधुआ उसमें भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते हैं और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती है। डूबे हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती है, जो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है। विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही है और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती है। करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान उन आंखों के उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानता चाहिए। जिह्वाहीन इस कन्या में विशाल प्रवृत्ति के समान एक जनी मानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता था। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है। गृहस्थ के समय घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है। उसको तनिक सी आलस्य नहीं। वह अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती है।
अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्नचित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपचियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूस का ढेर, आम कटहल और केला का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, या नहीं मालूम, पर काम धंधे से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर अपनी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविका का समुद्र गान, चिड़ियों का चहकना, पेड़ पौधों की मरमम ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर से गमागमन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के साथ समान उस बालिका के चिरस्तंभ हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें से बड़ी पलकों वाली सुहासिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झिंगुरों की झिन झिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर सप्तातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संगीत, कंदरन और उत्सावे भरी पड़ी हैं। और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर आते हैं। गृहस्थ की पंछी आराम करते हैं। पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती है। जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जर मूर्ति धारण करता तथा रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुहासिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं है। गांव घर में दो गायें हैं, एक का नाम सरस्वती है और दूसरी का नाम पार्वती। ये नाम सुहासिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती है। सुहासिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। वह कभी उन पर लार करती है, कभी डांटती है, कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती है, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती है। सुहासिनी गांव घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुहासिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती। उसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुहासिनी की सहनशीलता और निषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिसकर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुहासिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उसे बहुत प्यार रखते
और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुहासिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता, और सुहासिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। उच्च श्रेणी की प्राणियों में सुहासिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक वैसा संबंध था। इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा और वह गूंगी है। अंततः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुस्साइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ ही दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसने रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांव में दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। इन काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एक आध की कमी देखी, वहीं से चट से हाथ के पास ही मिल जाया करते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बधुआ वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता है, और इसी बहाने सुहासिनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता है। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। प्रताप सुहासिनी की खूबी को जानता है, कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुहासिनी को सुहा कहते हैं, किंतु प्रताप उसे और विस्मय से भरकर सुभा को सु कहकर पुकारता है। सुहासिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा लगाकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था, और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती, और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बात बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न वह कुछ कर सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती, जिससे वह जादू मंत्र से चट से कोई ऐसा चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सु, मैं यह करामात मुझे क्या पता था। मान लो सुहासिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती, और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता, रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित सैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाणी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सु। मेरी सु आज मनियों से जटित गंभीर निशब्द पातालपुरी की एकमात्र जल परी ही है। वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सु प्रजा शून्य
पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई और इसलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिनी की अवस्था प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक जोर सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचित चेतना शक्ति से भर देता। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में एक दिन धीरे से कक्ष के झरोखे को खोलकर भयस्त्रावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई है और जाग रही है। यह भी यौवन और उन्माद से, आनंद से, निषाद से, असीम नवीनता की अंतिम परिधि तक, यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा, मानो इस स्थिर निशब्द प्रकृति के एक छोर पर उसे भी स्थिर है और उसे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यंत्र तंत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देते की भी अफवाह उड़ी है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से है और इसी कारण उसके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए नीलकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चलते हैं। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आकांक्षा से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उसके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों ऋषु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है। तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती है और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उसके चरणों के पास बैठकर उसके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कलोल पोलों पर अश्रु की दो बूंदें लुढ़क पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्होंने अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वह अपने दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र आंसुओं के बांध को से बह गए। उन दिन शुक्ला दशमी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तुम मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ।
मेरे समान तुझे अपनी बाहों में पकड़े रख कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषण से लाद कर उसे स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकार कर भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि उसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार दबित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरे के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी शांति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछाह की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंतर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि उसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उनके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते थे। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनि को हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही नहीं सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।